में आएगा। तो जो मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगी वो सारे के लिए कॉमन होगा, ठीक है ना। मतलब ये एडवांटेज डिसएडवांटेज आप तीनों ही के लिए लिख सकते हैं अगर आपको कभी लिखने की जरूरत हुई तो, राइट। डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि किसी कॉम्प्लिकेटेड, मैं एक बार फिर से समझा के आपको पूरा एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताऊंगी। यस, हाँ, इसका मतलब होता है क्या कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क को डिवाइड कर लेना सिंपलर फॉर्म में। कोई भी काम होता है, छोटा से छोटा काम ले लो, पर वो काम अपने आप में सिंगल नहीं होता, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, कहीं घूमने भी जाना है आपको, ये भी एक काम है, राइट। आपका कोई प्लान है कि कहीं घूमने जाना, उसमें भी बहुत सारा काम है, राइट। कि कहाँ जाना है, किस चीज से जाना है, कितने समय के लिए रुकना है, किसके साथ जाना है, क्या क्या खाना है, मूवी देखनी है, कौन सी मूवी देखनी है, टिकट लेना है, पहले से कटा के लेना है या वहां पे जाके ब्लैक से खरीदेंगे, वॉट बहुत सारा काम है ना। मिला है ना, छोटे छोटे कंपोनेंट्स एक सिंपल टास्क में कि बाहर जाना है, मूवी देखने के लिए जाना है, या घूमने जाना है, या पिकनिक पे जाना है, सब में छोटा छोटा बहुत सारा टास्क अटैच्ड होता है। अब इस टास्क को हम क्या करते हैं, सिंपल करते हैं, ठीक है ना। तुम टिकट कटा के रखना, ठीक है, मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा, काइंड ऑफ आप प्लान करते हैं, यस और नो। यस मैम। करते हैं ना इस तरीके से। तो आप क्या करते हैं, आप काम को बांट रहे हैं, और काम को बांटने के बाद आप काम असाइन करते हैं कि ए फलाना ये करेगा, फलाना ये करेगा, फलाना ये करेगा। जो भी टीम के लोग हैं जिनके साथ आपको जाना है, उसके बीच में उस काम को डिफाइन कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं कि कौन क्या करेगा। हो गया, आपका काम एकदम सिंपल हो जाता है। आपको सिर्फ उस काम से मतलब है जो आपको एलोकेट किया गया है। अगर सबने अपने अपने हिस्से का काम अच्छे से कर लिया तो क्या हो जाएगा, काम अच्छे से एंड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो बाकी के बच्चे वीडियो ऑन नहीं किए हैं, मैं उनको एब्सेंट मार्क कर दूंगी, मैम ठीक है कर ना। रहे, मैम रुक जाइए कर रहे, हेडफोन मैं लगा कहाँ रहे। जा रही हूँ, मैं रुकी ही हुई हूँ, ठीक है ना। मैं तो बैठी हुई हूँ आराम से, आप बस ऑन कर लीजिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क का ये मतलब होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है वो पहले बताते हैं। मान लो कि अब चलते हैं हम लोग अपने कॉलेज में, मतलब कॉलेज में चलते हैं, यानी एग्जाम्पल लेते हैं कॉलेज का। सपोज करो कि बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, पीपीएम पढ़ना है, और भी पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना होगा, अगर अभी नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। अब इसका एक फायदा ये है कि अगर हर बार पीओएम मैं ही पढ़ाऊंगी, तो देखो मैंने अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं किया है, मुझे नहीं पता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर एक पॉइंट का क्या होगा, पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, बिना किताब देखे, बिना पॉइंट्स देखे बता रही हूँ ना आपको। तो ये हो जाता है क्या कि आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जिसका जो काम लगातार अगर उसी को वो करना रहे, तो ही बिकम स्पेशलाइज्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। समझ में आया। अब अगर मुझे इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर या एक टॉपिक भी पढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो छोड़े हुए मुझे बहुत जबाने हो चुके हैं, राइट। एमबीए में जब लास्ट एग्जाम दे दिया तो उसके बाद कभी पलट के नहीं देखा क्या है इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत कुछ कुछ याद होगा तो होगा, लेकिन पढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, राइट। लेकिन पीओएम पढ़ाने के लिए मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा, एचआरएम पढ़ाने के लिए मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा, या थोड़ा बहुत कोई कोई टॉपिक है जो मैं देख लूंगी, न्यू एग्जांपल्स जो होंगे वो मैं देख लूंगी कि आपको और क्या क्या एग्जांपल से कनेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक पे। अदरवाइज मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाता है, जब आदमी एक ही काम को रिपीटेडली करता है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या हो गया, काम को डिवाइड करके आप एलोकेट कर देते, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, नेक्स्ट टाइम भी आप उसको वही वही काम देते हैं, क्योंकि आपको पता है ये काम ये अच्छे से कर लेता है। तो क्या होता है, लगातार एक ही काम को रिपीटेडली रिपीट करते रहने से हर आदमी अपने काम का स्पेशलाइज्ड हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो ये इसका एडवांटेज हुआ, ठीक है ना, कि आपको स्पेशलाइज्ड बेनिफिट मिलेगा, एक्सपर्ट लोगों का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क करके काम किसी को एलोकेट कर रहे हो और लगातार वो आदमी वही काम कर रहा, तो 3 4 5 सालों में वो एकदम वेटरन हो जाएगा उस काम का, आंख मूंद के भी करेगा तो बिल्कुल सही करेगा। समझ में आया। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि कम समय लगेगा वो काम करने में, और क्वालिटी ऑफ वर्क जो होता है वो बहुत इंप्रूव्ड होता है, अच्छी क्वालिटी का काम होता है। कोई किसी नवसिखिए से काम कर रहा हो तो उसके क्वालिटी में, और किसी एक्सपर्ट से काम कर रहा हो उसके क्वालिटी में डिफरेंस आएगा, आएगा डिफरेंस, yes, आएगा,
ठीक, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आपका क्वालिटी जो होता है वर्क का वो बहुत इनहांस हो जाता है, समय जो होता है वो कम लगता है, इफिशियंसी बढ़ जाती है काम की, यानी कम रिसोर्सेज में आप उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं। ये तो एडवांटेज हो गया। अब इसका इसलिए वीडियो ऑफ है, पता नहीं क्या लिखा है इसने, किस लिए ऑफ है मैं नहीं पढ़ पाई। खैर ऑन कर लो। नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ कि ये तो डिवीजन ऑफ वर्क का मैंने आपको एडवांटेज बताया। अब डिसएडवांटेज पे चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक ही काम को रिपीटेडली करने से आप एक काम के एक्सपर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन बाकी के काम से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूं मैं? कि जो काम तुम लगातार कर रहे हो 3 साल 4 साल से रिपीटेडली उस काम को रिपीट कर रहे हो, आप उसको आंख मूंद के भी करिएगा तो बहुत अच्छा करिएगा, लेकिन बाकी के काम भी है ना ऑर्गेनाइजेशन में। मान लो कभी कोई दूसरा एब्सेंट है, ठीक है ना, कोई दूसरा एब्सेंट है या छुट्टी पे चला गया है, तो उसका काम क्या होगा? रुक जाएगा, क्योंकि आपने किसी और एम्प्लॉय को वो काम कभी असाइन ही नहीं किया, क्योंकि वो काम वो अच्छे से नहीं कर सकता था। तो क्या हो जाएगा कि वो बाकी के कामों को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ये बात? समझ में आया ये बात कि क्या होगा? जैसे कि मेरा अब है कि मैं पीपीएम तो आपको ऐसे भी बता सकती हूँ, बेकार टॉपिक बिना कुछ पढ़ा सकती हूँ आपको, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकती। समझ में आया? अकाउंट्स नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स का बिल्कुल भी कभी इसका भार मैंने लिया ही नहीं, कभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं। तो मैं क्या होगी? बाकी सब्जेक्ट से अलग हो गई। अब कभी अगर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स या किसी अन्य सब्जेक्ट के टीचर की जरूरत पड़ेगी तो बाहर देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा मल्टीपल सब्जेक्ट का जानने वाला कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं है, उस तरीके से उसको डेवलप नहीं किया गया। क्लियर हुआ? एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी इस पॉइंट के। ठीक है? यस मैम। इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तो क्लियर हो गया। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट था इसके बाद रूल्स, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ रूल्स। आपके ऑब्जेक्टिव में भी था कि इन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिजिड, स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिक्ट, आप कुछ भी लिख सकते थे इसका आंसर। यानी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कोई इफ बट नहीं है, कहीं पे कोई समझौता या कॉम्प्रोमाइज या कोई लिबर्टी नहीं दी जाती है। समझ में आ रहा है? ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है। क्यों है ये? इसका एडवांटेज ये है कि जब यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा, एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, तो चूंकि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट हमने आपको कहा था कि बहुत लार्जर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मैनेजमेंट बिल्कुल एप्ट है, परफेक्ट है ना? क्योंकि वहां पे आप कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करोगे, वहां पे आप ऑथोरिटी को कैसे एक्सरसाइज करोगे। बहुत बड़ा साइज है, 5-6 लेवल के बाद लोग क्या कर रहे हैं, आपको वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर यूनिफॉर्म पॉलिसीज है आपके यहाँ, एक रूल रेगुलेशन से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, सब कुछ को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, तो ये अच्छा होगा कि मान लो एक तरह की प्रॉब्लम है, एक तरह की गलती की है सब, तो उसको एक तरीके का पनिशमेंट मिलेगा, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कोई दूसरा कभी आपको आके कंप्लेन नहीं करेगा कि जब उसने ऐसा किया था तो आपने कुछ नहीं बोला, या आपने उसको ये बोला था और मैं कर रहा हूं तो मुझे आप इतना स्ट्रिक्ट सजा दे रहे। नहीं बोलेगा ना, क्योंकि ये मालूम है कि इस काम के लिए ये अच्छा करेंगे तो ये इनाम मिलेगा, ये बुरा करेंगे तो ये पनिशमेंट मिलेगा। एकदम वेल डिफाइंड है और कहीं कोई समझौता नहीं हुआ, और बिना रूल को फॉलो किए हुए कोई काम नहीं होता है। तो सिस्टम ऑफ रूल्स समझ में आया कि ये रूल से क्या होता है, काम को कंडक्ट करने में, स्मूथली कंडक्ट करने में आसानी मिल जाती है, क्योंकि आपके पास एक जैसा यूनिफॉर्म नियम है, यूनिफॉर्म लॉज है, यूनिफॉर्म पॉलिसीज है। क्लियर? ठीक है? तो ये इसका बेनिफिट हो गया, एडवांटेज हो गया सिस्टम ऑफ रूल्स का। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है मैं बता देती हूँ। जब रूल्स को हम बहुत ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व करने लगते हैं, ठीक है ना, समटाइम्स ऐसा होता है, हम रूल्स क्यों बनाते हैं? व्हाई डू वी फॉर्मुलेट एनी रूल्स और एनी पॉलिसीज? किसी के पास आंसर है? मैम ताकि सारा काम सिस्टमेटिक वे में हो।
अच्छा, यानी कि काम को सिस्टमेटिकली करने के लिए हम रूल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम रूल्स बनाते हैं, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए हम रूल्स बनाते हैं। यही बोलो ना, आपके घर में भी रूल्स होगा, आपने अपने लिए भी कुछ रूल्स बना के रखे होंगे, राइट? ठीक है, संडे है, थोड़ा ज्यादा देर सोएंगे, बाकी दिन सवेरे उठ जाएंगे, ये असाइनमेंट है तो ये इस समय में ये टास्क कंप्लीट करेंगे। तुम्हारा अपना अपने लिए बनाया गया रूल कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, इतने बजे मैं सिर्फ खेलूंगा और कुछ नहीं करूंगा, होता है ना बहुत बच्चों का। ठीक है ना, कि भाई सिर्फ, या बिट्टू कुछ बोलना चाहते हो? सुनो, ये बिट्टू बिहारी, ये गोलू गेमिंग, आप ऐसे नाम से नहीं एंटर कर सकते क्लास में। सिंस आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, मैंने अलाउ कर दिया, लेकिन आप तुरंत अपना नाम बदलिए, अपना रोल नंबर अपडेट करिए। रोल नंबर, आपका आईडी और आपका नाम तीनों होना चाहिए। आपको बताया नहीं किसी ने ये? बिट्टू बोलो, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो? यस, अच्छा, ये अभी तक ऑडियो से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी के बच्चों को बोलिए, जो भी इस तरह के नाम से, प्लीज अपने रोल नंबर से एंटर करिए। आप ऐसे एंटर नहीं कर सकते क्लास में, राइट? मैंने अभी देखा था कोई गोलू गेमिंग भी था, पता नहीं वो एंटर हुआ कि नहीं हुआ, मैं चेक कर लेती हूँ। बिना रोल नंबर के, बिना कोड के नहीं एंटर करेंगे। अगर हो भी गया तो रीनेम कर लीजिए अभी। ओके, ठीक है। तो रूल्स बनाते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं ताकि हम स्मूथली अपने काम को कर सके। आपके लाइफ में आपने अपने लिए अपने हिसाब से रूल्स बनाए होंगे, आपके फैमिली में कुछ रूल्स होंगे, है ना? सिंपल रूल्स तो सब क्या होता है, थर्सडे और ट्यूसडे नॉनवेज नहीं बनेगा, राइट? चाहे होली आ जाए उस दिन, ये सब रूल्स भी होते हैं हमारे घर में। सिंपल है, एक यूनिफॉर्मिटी, एक चीज को फॉलो करने में आसानी हो जाए, इसलिए हम लोग इस तरह के कई कई रूल्स बनाते हैं। सबके फैमिली में अपने अपने हिसाब से रूल्स होते हैं। ठीक है, आपने अपने लाइफ में अपने लिए कुछ रूल्स बनाया ताकि आपका लाइफ थोड़ा सिंपल हो जाए, आप अपने रूटीन को थोड़ा फॉलो कर पाए। तो कहीं पे भी रूल्स बनाया जाता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव्स या आपका रूल? क्या इंपॉर्टेंट है? बोथ आर इम्पोर्टेंट। नहीं, अभी मैंने कहा बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि आप रूल्स क्यों बनाते हैं, वाई डू यू फॉर्मुलेट रूल्स, वाई यू abide by any rules, why? To just to accomplish something what you wanted to accomplish, right? जो आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव करने के लिए आपने अपने लाइफ में रूल्स बनाए हैं ना, डिसिप्लिन मेंटेन किए हैं ना, है कि नहीं? जल्दी यस और नो? Yes, ma'am. यस ना, Yes, आपको ma'am. कुछ अचीव करना है, इसलिए ना आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप 12-12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। किसी को यूपीएससी क्रैक करना होता है, वो पूरा दिन रात पढ़ाई करता है, घर द्वार छोड़ करके 2-2 साल छोड़ देता है। कई मैंने स्टोरीज पढ़े हैं, कई मैरिड वुमेन के जिन्होंने अपने बच्चे को 2-2 साल तक छोड़ दिया अपने पेरेंट्स के पास और बाहर जाकर के कहीं और जाकर के प्रिपरेशन किया, 1-1 साल पूरा नहीं मिले। इतना स्ट्रिक्ट अपने आप को बना लेते हैं जस्ट क्योंकि उनका 1 साल का टाइम है, तो वो उसको अकम्प्लिश करना चाहते हैं, उनका गोल है कि उनको यूपीएससी क्रैक करना है, तो वो अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाते, खुद पे इतना अत्याचार करते। यही कहोगे ना, खुद के साथ अत्याचार ही कर रहे हैं ना, कि ये साल भर की तपस्या हमने कर ली तो आगे का लाइफ स्मूथ हो जाएगा, राइट? अब तो समझ में आया कि गोल इंपॉर्टेंट है। रूल्स इसलिए बनता है ताकि आप गोल अचीव कर सको। अगर कोई ऐसा रूल बन जाए जो आपको आपके गोल से दूर करे तो क्या करना चाहिए? कम ऑन, क्या करना चाहिए? उस रूल चेंज कर देना चेंज चाहिए। कर देना चाहिए, बिल्कुल सही, उस रूल को बदल देना चाहिए, उस रूल को चेंज कर देना चाहिए। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होता है, पर्पस जो होता है, वो कई बार देखा गया कि सेकेंडरी हो जाता है और रूल्स क्या हो जाता है, प्राइमरी हो जाता है। हम रूल्स को फॉलो करते करते भूल जाते हैं कि हमने ये रूल्स बनाया ही क्यों था, काम को आसान करने के लिए। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी है बरगद का पेड़। आप लोगों में से बहुत ने पढ़ा भी होगा अगर आईसीएसई बुक में होंगे तो। Yes, ma'am. पढ़ाया था कभी बरगद का पेड़? Yes, ma'am. क्या था वो स्टोरी, तुम ही बता दो, थोड़ा सा बता दो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। गौतम? मैम ध्यान में नहीं आ रहा है मैम, कोई बात एक्चुअली नहीं, मैं पढ़ा था मैं मैम। बताती हूँ, ठीक है। वो आईसीएसई बोर्ड का स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। वो यहाँ पे बिल्कुल एप्ट है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि कैसे रूल्स अगर आने लगे तो हमको बदल देना चाहिए वो रूल्स। एक आदमी था,
एक रात बहुत आंधी तूफान आया, ठीक है ना, बहुत आंधी तूफान आया, इतना आंधी तूफान की एक बहुत मोटा भयानक बहुत पुराना बरगद का पेड़ गिर गया। ठीक है, अब समझ सकते हो वो किस तरह का तूफान आया होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी भी दब गया। ठीक है ना, वो उधर से क्रॉस कर रहा था, जब पेड़ गिरा तो वो आदमी भी उस पेड़ के गिरने के चपेट में आ गया और उसके नीचे दब गया। पूरी रात उसने किसी तरह कराहते हुए गुहार लगाते हुए हेल्प के लिए गुजारा। पूरी रात कट गई। जब सवेरा हुआ और जब तूफान रुके तो वहां के जो वो एक ऑफिशियल एरिया था जिसके कैंपस में वो बरगद का पेड़ था। जब सवेरा हुआ तो वहां के गार्ड ने जाके देखा तो देखा कि अरे इस बरगद के पेड़ के नीचे तो एक आदमी दब गया है। राइट, तो उसने बोला कि मुझे बचाओ, मुझे किसी तरह यहाँ से निकालो, मैं मर जाऊंगा, मैं रात से बहुत तकलीफ में हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मैं इत्तला करता हूँ लोगों को, मैं अकेले तो तुम्हें नहीं निकाल सकता, मैं हेल्प लेके आता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। वो गया, उसने अपने ऑफिसर्स को, अधिकारी को बताया कि रात के तूफान में यहाँ बरगद का पेड़ जो था वो गिर गया और उसके नीचे एक आदमी भी दब गया, उसे हमें निकालना पड़ेगा, बहुत कष्ट में है। तो ऑफिसर्स ने बोला कि देखो, गिरा तो ये हमारे कैंपस में बरगद का पेड़ है, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये पर्यावरण डिपार्टमेंट का काम है, वहां के लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ गिर गई है तो इसकी इंफॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि जो इसको देखता है वही इसमें कुछ कर सकता है। ठीक है भाई, फाइल बनाया गया, लेटर बनाया गया, दोपहर तक वो लेटर भेजा गया उस डिपार्टमेंट में जो देखने वाले थे। जब उस डिपार्टमेंट में वो फाइल गया तो बोले क्या कि ठीक है, लेकिन ये हमारे म्युनिसिपल एरिया में नहीं पड़ता है, ये जिस म्युनिसिपल एरिया में पड़ता है इस फाइल को उस म्युनिसिपल एरिया में भेजना पड़ेगा। फिर वहां से काम हुआ, शाम तक गया, शाम तक ऑफिस बंद हो गया था, तो अगले दिन के लिए बात टल गई। पूरा एक दिन वो आदमी उसमें फिर कराता रह गया, भूखा प्यासा, वो रात को बिल्कुल बोल हेल्प भी मांगने लायक नहीं रह गया था। तो जो गार्ड था वो जाके उसके पास गया, नजदीक गया, उसने बोला कि क्या हुआ, तो बोले अभी तक मुझे तुमने निकाला नहीं। तो बोले हम नहीं निकाल सकते, आपका फाइल फलाने जगह गया, फलाने जगह से फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गया है, अब वो कल वहां से कुछ आएगा नोटिस, तो हम आपको कल निकाल देंगे। अभी वो अपने टिफिन में से उसको कुछ खिला दिया कि तुम तब तक कुछ खा पी करके थोड़ा और हिम्मत रखो, कल सुबह ही तुम्हें हम निकाल देंगे। फिर कल सवेरे हुआ, वहां से रिपोर्ट आया, तो वहां से रिपोर्ट आया तो बोला हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां के जो लोकल एनजीओ है उनके पास ये भेजा जाएगा, वो अपनी गाड़ी मंगा करके इसको वो वृक्ष निकालेंगे और तब इस आदमी को निकाला जा सकता है। फिर सवेरे वो फाइल वहां के लोकल जो एनजीओ थे जो इसके लिए एक्टिविस्ट का काम करे थे उनके पास गया। ऐसे करते करते 2.5 दिन बीत गया और 2.5 दिन जब बीतने के बाद तीसरे दिन शाम में वो आदमी क्रेन आया निकालने के लिए उस पेड़ को। तो जब पेड़ को निकाला गया और उस पेड़ को हटाया गया वहां से और जब आदमी को उसके अंदर से निकाला गया तो तब तक वो आदमी खत्म हो चुका था। ठीक है ना, यानी तीसरे दिन रात में वो आदमी गुजर चुका था। 3 दिन तक उसने इंतजार किया कि मुझे कोई निकाले, लेकिन तब तक नहीं निकाला गया और जब निकाला गया तब तक वो आदमी खत्म हो गया था। अब हुआ क्या, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस समझ में आ रहा है, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वो फॉलो करना ही करना है। जिस डिपार्टमेंट का काम है, जिस आदमी का काम है, वही करेगा। समझ में आ रही है? तो जरूरी क्या था, जरूरी था उस आदमी की जान बचाना, है ना। लेकिन हुआ क्या कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो गए, लेकिन जो जरूरी था वो खत्म हो गया, है ना, वो नहीं हुआ। अगर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको काम नहीं करने देते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव से आपको दूर रखते हैं, तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिजिडिटी से क्या होता है, काम आसान नहीं होता, काम मुश्किल हो जाता है या इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ में आया? सिंपल है। आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रोड एक्सीडेंट होता था पहले, तो कोई देखता भी था रोड एक्सीडेंट में किसी को जख्मी होते हुए, मरते हुए, तो कोई किसी की हेल्प नहीं करता था, चला जाता था। क्यों? क्योंकि जो हॉस्पिटल लेके जाता था उस आदमी को उसी से पूछा जाता था, भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, तुमने तो नहीं ठोक दिया, राइट। इस तरह के सवाल उससे पूछे जाते थे। अब वो इससे बचे, अब उसको बार बार चक्कर लगाना पड़ता था हॉस्पिटल का भी और पुलिस थाने का भी, तो क्या करे, है ना। तो कोई हेल्प ही नहीं करना चाहता था। उस रूल को चेंज कर दिया गया अब कि अगर आप किसी को इस तरीके से एक्सीडेंट में जख्मी होता हुआ देखते हैं या कुछ उसके साथ खराब होता है, हादसा होता, तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब ये आसान हो गया, जो हेल्प करना भी चाहता था वो भी कर सकता है। जिसको रोक रही थी पहले इतनी कठिन कानून कि आप 10 चक्कर लगाना पड़ेगा थाने का, अब वो नहीं लगाना पड़ेगा, तो वो आदमी अच्छे से कर सकता है इस काम को, है ना।
तो ऐसे हर एक रूल्स जो बहुत रिजिडिटी से फॉलो किए जाते हैं, जो आपको काम नहीं करने देता है, वैसे रूल्स का स्ट्रिक्ट होना मुश्किल हो जाता है, काम को आपके पर्पस से आपको क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। तो ये सिस्टम ऑफ रूल्स का, ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। समझ में आया? ठीक है। यस मैम। इसके बाद तीसरा है हमारा, अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, इम्पर्सनल रिलेशनशिप। गौतम, याद आया यही स्टोरी था या कोई दूसरा स्टोरी था तुम्हारा बरगद के पेड़ में? यस मैम, 7 में था मैम शायद ये। बिल्कुल, कहीं भी होगा 7th 8th में, मैम लेकिन यही स्टोरी था मैम। बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं बता रही हूँ आपको तीसरा, इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इम्पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब मैंने क्या बताया था जब क्लास में बताया था, तो आपको पता, इम्पर्सनल मतलब नॉट पर्सनल, ठीक है ना, यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका किसी के साथ अपना रिलेशन वाला या अपना जो आपका अपना दोस्ती है या संबंध है, वो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। आपका जो भी रहेगा वो फॉर्मल रिलेशनशिप रहेगा, प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहेगा। एडवांटेज तो आपको मालूम ही है। इसका एडवांटेज ये होगा कि किसी को, ठीक है ना, जो आपका सगा संबंधी भी, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त भी है, आप उसको फेवर नहीं करेंगे। जो डिजर्विंग कैंडिडेट रहेगा आप उसको प्रमोट करेंगे, आप उसको बोनस देंगे, आप उसको अच्छे पोजीशन पे प्रमोट करने के लिए सिफारिश करेंगे, राइट? क्योंकि जो ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो बेहतर कर सकता है, राइट? लेकिन ये इसका एडवांटेज हो गया कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई फेवरिज्म नहीं होगा। आप अपने जानने वालों के साथ फेवरिज्म नहीं करिएगा, उसके पक्ष में जाकर के कोई बात नहीं करिएगा, बल्कि आप बिना किसी स्वार्थ के उसके फेवर में जाइएगा जो उस चीज के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इसके लिए अच्छी बात हुई। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल, आगे पढ़ोगे आप लोग, मैं आपको पढ़ाऊंगी हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, उसमें बताएंगे कि जो फॉर्मल रिलेशन है ना, ये तो ठीक है, ये तो बनाया जाता है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रखा जा सके, ताकि काम को स्मूथली किया जा सके। लेकिन फॉर्मल रिलेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो इनफॉर्मल रिलेशंस प्ले करते हैं। फॉर्मली क्या है, आपका टाइम टेबल है 9 to 6 आपका टाइम है, आप 9 to 6 काम करो, निकलो, आपको कोई मतलब नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में बाकी क्या काम बचा है नहीं बचा है, कल ऑडिट है तो और कितनी तैयारी करनी है। कभी कभी होता है ना कि बहुत काम हो जाता है और कल आप टाल नहीं सकते उस काम को कल के लिए, क्योंकि वो कल डी डे है उस काम का, लास्ट डे है उस काम का, इवैल्यूएशन होना है कल। होता है कभी कभी, राइट? आपके घर में भी होता है ऐसा कभी कभी कि आप उसको नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं टाल सकते। तो क्या घर में कभी घड़ी देख के काम किया है कि अब इतना टाइम हो गया, अब हो गया मेरा टाइम, अब बाकी के लोग देखेंगे, पापा मम्मी देखेंगे? कभी करते हो क्या ऐसे? नहीं ना। यस मैम। घर में पूजा होता है या कोई इवेंट होता है या कोई बर्थडे होता है तो बिल्कुल ऐसे काम करते हो ना कि ये काम अच्छे से हो जाए, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, लास्ट में हम याद करें तो याद आए कि हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो गया, हमने जिस तरीके से डिसाइड किया था वैसे हो गया। यही चाहते हो ना? या वहां भी घड़ी देख के काम करते हो कि नहीं नहीं 2-3 घंटे से हम काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, अब सो जाएंगे, हमको क्या मतलब है काम हो या ना हो? ऐसा होता है क्या? नो मैम। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां हम लोगों का फॉर्मल रिलेशन नहीं होता, हम अपने घर से फॉर्मली नहीं जुड़े हुए होते हैं, हमारे साथ उसका एक बाउंडिंग होता है फैमिली में, उस बाइंडिंग के साथ, उस इमोशंस के साथ कनेक्ट होकर के हम काम करते हैं, राइट? राइट? तो यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जब तक आपके एम्प्लॉय फॉर्मली जुड़े हुए हैं तब तक वो क्या करेंगे, अपने ड्यूटीज से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपने टाइमिंग को देखेंगे कि मेरा ये ड्यूटी था मैंने कर दिया, बाकी का चीज मैं नहीं जानता, मेरा यहाँ से यहाँ तक काम करना था मैंने फिनिश कर दिया, बाकी जाने ऑर्गेनाइजेशन, बाकी जाने मैनेजमेंट। ये तब तक होता है जब तक आप अपने प्लेस से कनेक्टेड नहीं हो, अपने ऑफिस से, अपने ऑर्गेनाइजेशन इमोशनली नहीं जुड़े हुए हो। जब आपका एक इनफॉर्मल रिलेशन बन जाता है, इनफॉर्मल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी बनता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बाकी के लोगों से भी बनता है, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज करिए मेरी अच्छी दोस्ती है किसी मेरे कलीग के साथ, ले लेते हैं एग्जाम्पल में नेहा मैम को, मान लेते कि नेहा मैम और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। अब मान लो कि वो छुट्टी पे जा रही है और उनकी 2-3 क्लासेस है, मैनेज करना है क्योंकि वो चली गई है, तो क्लासेस तो मैनेज करना है, हमको लेना है, बच्चों को तो ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। तो क्या कर सकते हैं, चलो 4 से 5 होता है उनका क्लास, मेरा 4 बजे लास्ट टाइम है, मैं चाहूँ तो आ सकती हूँ, नोबडी विल स्टॉप मी कि आप 4 से 5 का क्लास करिए। लेकिन सिंस मुझे इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल है और मैंने उसको बोला है, आई प्रॉमिस्ड कि मैं तुम्हारे क्लासेस को मैनेज कर दूंगी, तो मैं रुक करके उसका मैनेज करूंगी क्लास। ये फॉर्मली पॉसिबल है?
नहीं पॉसिबल, ये इनफॉर्मली पॉसिबल है। जब मेरा इनफॉर्मल रिलेशन अच्छा रहेगा तो ही मैं ऑर्गेनाइजेशन के बाकी के काम में भी हेल्प या सपोर्ट करने की कोशिश करूंगी। ये एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जहां आपको हेल्प मिलता है अपने कलीग से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, बहुत तरह का सपोर्ट मिलता है जो फॉर्मल तरीके से नहीं मिलता है, जो इनफॉर्मल तरीके से मिलता है। समझ में आया? तो ये बोल रहे हैं कि आपका सिर्फ इम्पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी आपका फॉर्मल रिलेशनशिप होना चाहिए। अपना कोई रिलेशनशिप आपको बगाड़ने की जरूरत नहीं, कोई रिलेशनशिप क्रिएट करने की जरूरत नहीं, कोई इनफॉर्मल रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एक पार्ट तो ठीक है भाई, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फेवरिज्म नहीं होगा, सब लोग अपना इम्पार्शियलिटी से काम करेंगे, लेकिन एक पार्ट डैमेज हो जाएगा। जो बेनिफिट मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल ग्रुप का, वो नहीं मिलता है। और इनफॉर्मल ग्रुप का हमेशा से हर स्टडीज में देखा गया कि इनफॉर्मल ग्रुप्स आर far more important than the formal setup in any organization to accomplish their goal and to accomplish routine task even. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ओके। तो ये हमने इम्पर्सनल रिलेशनशिप भी कर दिया। अब था एक पॉइंट, ऑफिशियल रिकॉर्ड, राइट? ऑफिशियल रिकॉर्ड याद आ रहा है? ऑफिशियल रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था कि इसलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए उसमें एक पॉइंट है कि पीपल शुड maintain official record so that in future they will have a previous reference point. अगर फ्यूचर में उसी तरह के प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है तो आपके पास एक प्रीवियस रेफरेंस पॉइंट है जहां से आप क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। और सेम प्रोजेक्ट को अगर दोबारा काम करना हो तो आपको पता रहेगा, अच्छा इस काम में पहले हमने कितने आदमी लगे थे, कितना दिन लगा था या कितना महीना लगा था, कितना बजट लगा था, ये सब आपके पास एक ओवरऑल रहेगा तैयार। तो आगे भी आपको ऐसा काम करना होगा तो आप क्या कर सकते हो, उतने लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, उतना बजट में थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा बजट को क्या करिएगा, इंक्रीज कर दिएगा। लेकिन बेसलाइन तो है ना तुम्हारे पास कि कितना इंक्रीज करना है, राइट? कितना टाइम लगा था उस तरीके से आप टाइम अलोकेट कर दोगे तो आपके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने वैसे ही टास्क पे पहले काम कर चुके हैं आप, राइट? है ना? बोलो, तुम लोग रिस्पॉन्स करोगे मैं तभी बोलूंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो मतलब यस मैम का मतलब है कि आपको समझ में आ रहा, नहीं तो अभी पूछिए, राइट? तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन किया जाता है। और एक तरीका है ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने का, एक और पर्पस है, तरीका नहीं, पर्पस ये है कि आप जब ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में होते हो तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाते हैं। रिसोर्सेज दिए जाते हैं यानी बहुत सारे आपको ऑफिस की संपत्ति सौंपी जाती है ना। जब आप काम कर रहे होते तो कई बार चाबी दे दिया जाता है, कई बार आपको कुछ पैसा दे दिया जाता है, फंड दे दिया जाता है अगर आप उस पर काम कर रहे होते तो। ठीक है ना? बाद में आप क्या करते हो, उसका पूरा डिटेल बना करके सबमिट कर देते हो ऑफिस में कि जो आपका रिसोर्सेज है वो यहाँ हमने लगाया। अगर आपने ये रिकॉर्ड कीपिंग नहीं किया है, मान लो आपको ऑर्गेनाइजेशन में 5 लाख 10 लाख रुपया दिया किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए और आपने उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा, आपने लगाया सही जगह पे है, ऑफिस के काम में ही लगाया था, लेकिन आपने रिकॉर्ड कीपिंग नहीं की। कल को अगर आपसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया, या फिर कोई आपको बोल देगा तुमने अपने ऊपर खर्चा कर लिया, तुमने अपने घर में लगा दिया ये पैसा, तो आपको डिफेंड करने के लिए आपके पास क्या रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा कि देखिए यहाँ ये खर्चा हुआ है। और आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप जाके पता करें कि मैंने ये खर्चे किए हैं या नहीं किए, सारे बिल्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब आपको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, उस समय डिफेंड करेगी, राइट? तो आप अपने आप को बचा सकते हो इस तरह के एलिगेशन से भी। समझ में आया? इसलिए भी रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी हो जाता है। अब मैंने ये एडवांटेज बताया क्यों जरूरी है और क्यों ये सजेस्ट किया गया, लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है। अब बताओ इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? किसी ने ऑफिस देखी है आप में से? वो हमारे जमाने की सीरियल थी, टीवी सीरियल, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोगों ने किसी ने ऑफिस देखी है? क्योंकि ये पंकज कपूर को तो सब पहचानते होंगे ना, शाहिद कपूर के पापा। Yes, ma'am. ठीक है, वो उसमें मेन आर्टिस्ट है और गजब के आर्टिस्ट है। और भी उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट है जो बिहारी बैकग्राउंड के भी है उसमें कुछ लोग, सारे मंजे हुए कलाकार है। वो काफी अच्छा सीरियल, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसका 3-4 एपिसोड जरूर देखिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। हाँ, वो इसलिए देखिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड कितना बोझ हो जाता है। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड तुम समझ लो, कभी भी सरकारी ऑफिस गए हो, किसी सरकारी ऑफिस? Yes, ma'am. क्या Yes, देखते ma'am. हो वहां पे, क्या मिलता है देखने के लिए?
फाइल्स, है ना? Yes, ma'am. फाइल्स पे फाइल्स आपके पास बहुत सारे फाइल्स रहेंगे, आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि फाइल्स के पे जो धूल लगे उसको झाड़ पोंछ भी दे। इसीलिए क्या होता है, काम एक्सटेंड होता जाता है, ठीक है ना? ये फाइल वहां जाएगा, ये काम वहां होगा, वो ये काम वहां होगा, तो इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन हो, इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है कि डॉक्यूमेंटेशन करते करते वही ऑफिस और वो जो मैंने बरगद की पेड़ वाली आपको एग्जांपल बताई, इतना डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, इतना ज्यादा फाइलिंग और इतना ज्यादा रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ता है कि काम कम हो जाता है, रोज का रिकॉर्ड कीपिंग ज्यादा हो जाता है, रोज लिख करके रखने का काम ज्यादा हो जाता है। इवन इंटरनेट के जमाने में भी आप देखो, मोबाइल जो हमारा सॉफ्ट कॉपी हो सकता था उसको भी हम प्रिंट आउट निकाल करके फाइल में रखते हैं, क्यों? ताकि ये हमें आगे काम आएगा। कई बार फाइल्स दीमक खा जाते हैं, पता नहीं चलता वो क्या हुआ उस केस का, लेकिन तब भी फाइल मेंटेन किया जाता है और उसको रोटेट किया जाता है डिफरेंट जगह पे, अभी यहाँ जाओ, अभी वहां जाओ, अभी वहां जाओ, चले जाना कभी 10th का नाम, अगर किसी का 10th का या 12th का नाम में, डेट में किसी भी तरह का गलती हुआ होगा तो देखना कितना चक्कर लगाना पड़ता है इस इन बोर्ड ऑफिसेस के, राइट? तब ऊपर से पैसा भी देना पड़ता है, तब जाकर के कई काम होता है। ये तो सिस्टम का खैर प्रॉब्लम है, लेकिन यही प्रॉब्लम, ये काम सिंपल किया जा सकता है कि आप एक मेल कर दीजिए ऑफिस में और मेल से वो सुधार जाए और आपको एक साइन करके बोले कि आप अपना एक डुप्लीकेट कॉपी ले लीजिए, इस साइट से आपको मिल जाएगा। आजकल होते हैं ना इस तरीके से कि बहुत कुछ गलती होता है तो आप मेल कर देते हो और आप साइट से अपलोड कर सकते हो अपना, है ना? लेकिन इसके लिए आपको उस तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। जो पुराना तरीका था फाइलिंग का और डॉक्यूमेंटेशन का, वो बहुत टाइम टेकिंग वाला तरीका था और वो ज्यादा भारी हो जाता था, इस चक्कर में काम ज्यादा डिले हो जाता था। जो काम 10 मिनट में हो सकता था वो काम 10-10 महीने में भी खत्म नहीं होता था। इसीलिए कहते हैं तारीख पे तारीख आपको अदालतों में मिलते रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइलिंग और बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है। समझ में आया? इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए गए ताकि किसी किसी मामले को तुरंत ही रफा दफा किया जा सके, जो बहुत सीरियस काइंड का प्रॉब्लम होता है वैसे के लिए। आपने सुना होगा ना फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह, इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल कोर्ट है उसमें तो आज डेट, फिर 2 महीने बाद डेट, फिर 4 महीने बाद डेट, मतलब डेट, राइट? कई लोग डेट करते 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 मर जाते हैं, उनका केस का कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। तो these are the problems, these are the disadvantages, these are the negative points of these principles. Clear? और कोई पॉइंट बचा है क्या? मुझे लग रहा है एक कोई और पॉइंट बचा है। क्या था वो एक पॉइंट? तुम लोग जल्दी बताओ, नहीं तो मुझे शेयर करना पड़ेगा। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, यस, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी हमने बताया था, जहां पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी वेल डिफाइंड है, जहां पे आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि काम को एलोकेट कर सकते हैं, काम को असाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन में क्या होता है, आप फ्री फील नहीं करिएगा हम हमेशा। अच्छा ठीक है, तुम लोग एग्जाम दे रहे थे ना, तुम लोग का सेंटर पड़ा था वहां पे पाटलिपुत्रा, राइट? पाटलिपुत्रा ब्रांच, यस मैम। यहाँ पर था, बोरिंग रोड पर था तो समझ में आता, पाटलिपुत्रा में मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ। लेकिन अगर मान लो हर एक बेंच के सामने एक टीचर खड़ा हो जाता तो जो आता था वो भी भूल जाते, है ना? यस मैम। लगता होगा तुम लोग को, ऐसा लगता है ये सर कब जाएंगे यहाँ से यार, कब हटेंगे यहाँ करके खड़े हो गए, राइट? इसीलिए टीचर भी घूमते रहते, टीचर को भी लगता है कि नहीं हम कहीं खड़े होंगे तो बच्चा प्रेशर में आ जाएगा, हम घूमते रहेंगे तो ठीक रहेगा। यही होता है, ये टू मच सुपरविजन, ये टू मच कंट्रोल, ये काम नहीं आता है, क्योंकि कई बार आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो जो जो कर सकता था वो भी नहीं कर पाता है। समझ में आया? तो जो क्लियर कट हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है वो ऑर्डर्स देने के लिए तो सही है, वो रिपोर्टिंग के लिए तो सही है, वो काम को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए एक प्लेस से दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक सेंड करने के लिए तो ठीक है। लेकिन इसमें सुपरविजन बहुत कंट्रोल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, फ्रीडम नहीं होती है। तो जब आगे हम पीटर डकर का मॉडर्न मैनेजमेंट पढ़ेंगे जिसमें इस सारे नियमों को बदल दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें एडवोकेसी दी गई है कि आपको फ्रीडम देना चाहिए अपने एम्प्लॉय को, उनको खुद रिस्क लेने के लिए एबल बनाना चाहिए ताकि वो रिस्क। मनीष, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है किसी एंड से, पता नहीं कहाँ से अनम्यूटेड है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, मतलब सारे आवाज मेरे कान में जा रहे हैं, देखो डायरेक्ट, तो मुझे बहुत झेलना पड़ रहा है ये आवाज।
ओके, आप बोलिए, क्योंकि मैं बीच बीच में खुद ही आंसर आप लोगों से पूछ रही हूँ, लेकिन बोलिए तब जब बोलना है, यस और नो करना है तब अनम्यूट करके करिए, फिर म्यूट कर लीजिए। कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अदरवाइज बैकग्राउंड है, घर है, मुझे मालूम है घर में आवाज होगा, बहुत तरह के लोग और भी हैं घर में, छोटे बड़े, तो होगा, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जरूरत भी नहीं है करने की। आप खुद के म्यूट माइक को कंट्रोल करिए। ओके, तो ये जो टू मच सुपरविजन होता है ड्यू टू डिफाइंड हायरार्की एंड सीनियर जूनियर सिस्टम, वो कभी कभी आपको फ्रीडम नहीं देता, आपको एकदम से वेल डिफाइंड एक आपको रूट दे देता है जिस रूट को फॉलो करना है, यानी कि आपको हर बार उसी रास्ते पे चलना है जिस पर आपको आपके बॉस ने बोला है। आपके पास कुछ दिमाग है ना, उस दिमाग को लगाना ही नहीं है, तो क्या होगा, वो दिमाग रस्ट आउट हो जाएगा, जंग लग जाएगा उस दिमाग में, आप कभी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग जीनियस होते हैं, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, जो लोग अपने दिमाग को यूटिलाइज करना चाहते हैं, उनके लिए वैसे माहौल में काम करना मुश्किल हो जाता है। वो वैसे माहौल में दिखे दिखाए रास्ते पे हमेशा नहीं चल सकते हैं। दे वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, दे वांटेड टू क्रिएट समथिंग न्यू। वैसे लोगों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन और ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता, वो बहुत टिककर काम नहीं कर सकते हैं उस तरीके के सिस्टम में। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही बता दिया ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का। और भी जो ये सारे हो गया क्लासिकल, ओवरऑल क्लासिकल थ्योरी का डिसएडवांटेज अगर हम डिस्कस करें तो अभी मैं कंक्लूड ही कर देती हूँ। ओवरऑल क्लासिकल थ्योरी का जो डिसएडवांटेज है वो ये है, क्लासिकल थ्योरी मतलब तीनों ही थ्योरी, एक तो डिवीजन ऑफ वर्क, तो आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन आपको अगर कोई एब्सेंट है तो उस काम को रिप्लेसमेंट करने के लिए आपको कोई दूसरा एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किसी दूसरे को वो काम करने दिया ही नहीं कभी, तो उसको आता ही नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है ओवरऑल। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट का, क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट का, कि उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को बाकी रिसोर्सेज की तरह ट्रीट किया गया, जैसे कि फिजिकल रिसोर्सेज है, कैपिटल रिसोर्सेज है, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ट्रीट किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स के लिए कोई खास पॉइंट्स या कुछ खास दलीलें नहीं दी गई है, जबकि ह्यूमन रिसोर्सेज इंटायरली डिफरेंट रिसोर्सेज है। क्यों है ये इंटायरली डिफरेंट? because all these resources are non-living things, they cannot feel, they cannot react, they cannot respond, but human resource can feel good, bad, sad, happiness, they can react, they can respond। ये अलग अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं। तो अगर आप सबको एक तरीके से रखिएगा तो ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी के क्लासिकल अप्रोच में इनको भी मशीन की तरह, मनी की तरह ट्रीट किया गया, जबकि मैन इज नॉट इक्विवेलेंट टू मशीन और मनी। ये सोच सकता है, फील कर सकता है और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपके एम्प्लॉय खुश हैं तो आपका पैसा बचेगा, राइट? आपकी मशीन की जो उम्र है वो काफी लंबी होगी, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय खुश नहीं है तो आपका पैसा भी ज्यादा खर्चा होगा और जो आपकी मशीन है वो भी ज्यादा टिकेगा नहीं। कैसे बता सकते हो? गुस्से में देगा एक लात किसी भी टूल को, टूल जाएगा टूट, राइट? खराब होता है तो होए, मालिक का होता है, मेरा क्या जाता है, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद माई ओनर, विद माई एम्प्लॉयर। समझ में आया? होता है ना? तो सारे दुश्मनी एम्प्लॉय क्या करता है, वहीं पे निकाल लेता है। अगर वो खुश है तो वो बचाना चाहता है, वो चाहता है कैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को 4 के बदले 40% का बेनिफिट हो। हाँ, 50,000 से 5 लाख का बेनिफिट हो। क्यों? क्योंकि बेनिफिट होगा तो हमें भी इसका पार्ट मिलेगा। हमारे साथ एम्प्लॉयर क्या करता है, बोनस शेयर करता है, प्रॉफिट शेयर करता है, राइट? समझ में आया? हमें ग्रोथ देता है। तो ऐसे एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? तो अगर आप इनको बाकी के जैसे ट्रीट करेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये इतना सीधा भी नहीं होता है और इतना टेढ़ा भी नहीं होता है। जो आदमी होता है उसको बना के रखना पड़ता है, उसको अपने हिसाब से आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करिए, इतना फ्रीडम दीजिए और उसको अपना दिमाग लगाने का मौका दीजिए, शायद वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। समझ में आया? जिस चीज को कंप्लीटली इग्नोर किया गया है, किसमें? क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में, राइट? समझ में आया? समझ में आया? यस मैम, अच्छे से।
ओके ठीक है, तो वी आर डन विथ क्लासिकल अप्रोच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नियो क्लासिकल है ना, इसके बाद नियो क्लासिकल में ही हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट है एल्टन मायो का, वहां से शुरू करेंगे। ओके, अटेंडेंस मैं भी ले लेती हूँ, 2 मिनट वेट करो। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्या होता है? क्या बोलूं, फिर से बोलो एक बार, आवाज बहुत आ रहा है, जहां से आवाज आ रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल करो। हाँ बोलिए, आप क्या बोल। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्या होता है, वापस समझा दीजिए ना। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ये मैंने कब बताया तुम्हें? मैम बुक में है। मैम सपना देख रही है। क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, बताओ क्या लिखा है। Bureaucratic organization generally have administrative class responsible for maintaining, हाँ बिल्कुल coordinating. सही है, बिल्कुल सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास नहीं समझे, जब से आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में, आपको बता रही हूँ ऑफिस देखो। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास मतलब प्रशासनिक कार्रवाई, यानी कि जो रिसोर्सेस को असेंबल करता है और उसको यूटिलाइज करने के लिए आपके पास देता है। आपके जैसे कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में ले ले, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो कौन कौन से है, एसडीओ, डीओ, डीएम, ये सारे, एडीएम, ये सारे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। इनका क्या काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना और जो डिसीजंस लिए गए हैं टॉप लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक टास्क्स होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक जो मैंने बोला लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ब्यूरोक्रेटिक काम किया जाता है वो कहाँ किसके लिए किया जाता है, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सिस्टम एप्ट है, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव